अच्छा जी, हमारी अभी सेशन वन में वीडियो वन में जो बात हुई उसमें हमने बिल्डिंग हाई टीम पावर परफॉर्मेंस या बिल्डिंग टीम हाई परफॉर्मेंस के बारे में बात की, जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ देखा पहले 3 स्टेप्स को। अब हम टीम मेंटेनेंस की तरफ आएंगे और कुछ की पॉइंट्स की तरफ आएंगे जो कि हाई परफॉर्मेंस को बिल्ड करते हुए माइंड में रखने पड़ते हैं। सबसे पहले वो कहता है जी टीम मेंटेनेंस है। याद रखिएगा, टीम बनाना तो अच्छी बात है, मगर उस टीम की परफॉर्मेंस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टीम बनाकर उसको आने वाले कई सालों तक बिल्ड करके हाई परफॉर्मेंस लेते रहना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इंशाल्लाह इस चौथे और आखिरी फेज़ के अंदर ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पर अमल करके आप कैसे अपनी टीम को मेंटेन रख सकते हो। तो इस सूरत में याद रखिएगा कि वो कौन कौन सी सूरतें हालें हैं जिन सूरतों में आपको टीम को मेंटेन करना पड़ता है। सबसे पहले लो मोराल है। याद रखिएगा, जब किसी टीम का मोराल लो पड़ जाए वो कभी भी हाई परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको इन तमाम को इंक्रीज़ करने के लिए कौन कौन सी की पॉइंट्स चाहिए वो आगे चल के मैं डिस्कस करता हूँ। लॉस सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। एक टीम काम तो कर रही है मगर उसको ये नहीं पता कि हमारी जो काम है उसकी सेंस क्या है और वो किस तरह से लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब आपको यही ना पता होना कि मेरे काम का मकसद क्या है, तब तक आप काम परफॉर्म सही तरीके से कर ही नहीं सकते। और फिर कम्युनिकेशन इज़ सुपरफिशियल। आप कम्युनिकेट तो कर रहे हो मगर लोगों तक उसको सही तरीके से कम्युनिकेट करके जो बात समझाना चाह रहे वो नहीं समझा पा रहे। साइंस ऑफ मिसट्रस्ट। जब याद रखिएगा लीडरशिप पर या आपस में एक दूसरे के ऊपर मिसट्रस्ट हो जाए, मिसलीड हो जाए, तब कभी भी आपका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, टीम स्पिरिट ख़त्म हो जाता है। लो एंथुसिज्म। आपकी जो सेल्फ इस्टीम है वो कम हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ क्लीक एंड सब ग्रुप। बाज़ का ऐसा होता है कि ग्रुप में भी ग्रुप बन जाते हैं। टीम एज ए यूनिट लेकर चलो तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। याद रखिएगा, जब आपकी टीम में ग्रुपिंग हो जाए ना तो वो एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। कंप्लेंट अबाउट योर लीडरशिप। याद रखिएगा, लीडरशिप वो काम लेने की कोशिश करे ना जब वो खुद परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो कभी भी काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं होता। लीडर जब तक खुद पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट ना करे तब तक वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं होती। मेरे आका दो जहां सरकार दो आलम ख़त्मुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खुद पे वो चीज़ परफॉर्म करके दिखाई तो देन लोगों से करने के लिए कहा। भूख में पेट पर पत्थर खुद भी बांधे, खंदक खुद भी खोदी, खुद फटे पुराने कपड़ों को पेबंद लगा कर पहना, तब लोगों को सब्र की तलकीन की। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब तक आपकी लीडरशिप के खिलाफ कंप्लेन होगी तब तक आप कभी भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर ही नहीं सकते। ये कुछ सिम्टम्स हैं। अब हम आगे चल के देखेंगे कि इन सिम्टम्स को हमने परफॉर्म कैसे करना है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, वो कहता है जी टू लुक एट सेविंग एंड बेनिफिट ऑफ हाई परफॉर्मेंस, रिड्यूसिंग रिस्क एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। किसी भी चीज़ के रिस्क को कम किया जाए, ख़तरात को कम किया जाए और प्रोडक्टिविटी को बनाया जाए। इसके लिए 4 की पॉइंट्स हैं। KPIs stand for 4 key points of success and your productivity। सबसे पहले क्या है, योर स्कोर कार्ड एंड नेक्स्ट स्टेप। अपने आप को पहले इस वक्त स्टेप देखो कि किस पे हो आप, आपको किस फेज में डाला जा सकता है। ठीक है, ए 3 फेज अप्रोच है। ठीक है, वो आगे चल के भी बात करते हैं। ठीक है, 3 फेज अप्रोच है कि आपको किस फेज में हो और आपको किस तरह से एक्शन लेना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस को बिल्ड करने के लिए। केस स्टडी एंड गेटिंग स्टार्टेड। याद रखिएगा, सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ये देखना पड़ेगा कि आपसे मिलता जुलता क्या पहले किसी के साथ कोई हालात पैदा हुए हैं। अगर हुए हैं
तो फिर उस हालात में उन लोगों ने क्या किया और फिर आपको किस तरह से करना चाहिए, इसको टीम एक्शन एक्शन कहा जाएगा। जब आप ये सारी चीज़ों को कर लो तो वो कहते हैं इज ऑर्गेनाइजेशन इज मेयरली सर्वाइविंग इंस्टेड ऑफ थ्राइविंग। याद रखिएगा, वो कहते हैं कि नहीं, हमें जो चैलेंजेस आमतौर पर पेश आ रहे होते हैं वो तीन तरह के हैं। या तो हमारा कंपटीटर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको इंक्रीज कंपटीशन कहा जाता है। सेकंड ये भी हो सकता है कि आपका मार्जिन या आपकी प्रॉफिट बहुत कम होती जा रही है। और थर्ड है इंक्रीज रेड टेपिज्म, यानी कि जानने वालों को नौकरी, मेरिट के ऊपर काम नहीं हो रहा। जब कोई बंदा मेरिट पे नहीं ना आएगा तो कभी भी आप हाई परफॉर्मेंस बिल्ड नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं हाई परफॉर्मेंस वर्क इज़ द की ऑफ थ्राइव। थ्राइव का मतलब क्या है कि आप क्या करो, इनोवेशन एंड सेविंग, नई से नई चीज़ बनाओ, और अगर कुछ प्रॉफिट आता है तो उसमें से सेव ज़रूर करो। क्रिएट नोट न्यू प्रोडक्ट। याद रखिएगा, चेंज हमेशा पसंद किया जाता है। अगर ऐसा ना होता तो टच टेक्नोलॉजी कभी भी इंट्रोड्यूस ना होती। ठीक है, लोग फास्ट फूड की तरफ कभी भी ना जाते। ठीक है, फाइंड न्यू कस्टमर। कस्टमर पुराना होना बड़ी अच्छी बात है, लॉयल कस्टमर का होना बहुत अच्छी बात है, मगर लॉयल के साथ न्यू कस्टमर ज़रूर बनाओ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ये कर लेते हो तो वो कहते हैं व्हाट आर हाई परफॉर्मेंस, हाई अचीवमेंट रिजल्ट एंड हाई इंगेजमेंट स्पोर्ट्स। आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हो और आपको सपोर्ट किया जा रहा हो, आपको रिसोर्सेज दिए जा रहे हो, तो याद रखिएगा आपकी टीम हमेशा हाई परफॉर्म करेगी। मैं दोबारा बोल दूँ, आपकी चीज़ें अचीव हो रही हो, आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हो, ठीक है, ये रिज़ल्ट है। और उस रिज़ल्ट के लिए आपको सपोर्ट भी मिलती हो, ठीक है ना, आपको रिसोर्सेज भी दिए जाते हो। जब ये दोनों चीज़ें आपस में कंबाइन कर लोगे तो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा प्लस प्लस होगी। वो कहता है हाई परफॉर्मिंग टीम क्या होगी, और हाईली, दो तरह की टीम्स होती हैं आमतौर पर, या तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं या बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रही होती हैं। एवरेज की तो बात ही कुछ नहीं होती ना, एवरेज को आप अप भी लेके जा सकते हो, डाउन भी लेके जा सकते हो। तो जो हाई परफॉर्मेंस है वो क्या है जी, आर हाईली इंगेज, परफॉर्म एट देयर बेस्ट एंड अचीव अमेजिंग रिजल्ट्स, ये इनकी निशानी होगी। और जो लो परफॉर्मेंस है, आर डिसंगेज एंड हैव वेरी मच लो परफॉर्मेंस। ठीक है, जो हाई परफॉर्मेंस है उनके रिजल्ट बड़े अमेजिंग होंगे। आपको अगर क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा नज़र आता है ना जो भाई पोजीशन होल्डर है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट्स बड़े अचीविंग होंगे। और उसकी वजह क्या होगी, वो अपने काम के साथ हाईली इंगेज्ड होगा, परफॉर्म करते हुए उसकी कमिटमेंट बड़ी अपर लेवल की होगी। देन मुझे बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हाई परफॉर्मेंस टीम बेनिफिट्स एंड सेविंग्स। वो कहते हैं रिड्यूस सिक लीव एंड एब्सेंटिज्म। आपको जब भी हाई परफॉर्मेंस नज़र आएगी ना तो उसके पीछे कुछ रीजंस नज़र आएंगे। वो रीजंस क्या हैं जी, वहाँ पे आपको छुट्टी करता हुआ कोई नज़र नहीं आएगा। फिर वो कहते हैं फ्यू इंजरीज एंड कंपनसेट क्लेम। ठीक है, अगर कोई इंजर भी होता है तो उसको भाईजन क्लेम रिफंड हो जाता है, उसकी मदद की जाती है। लो टर्नओवर एंड इम्प्रूव रिटेंशन। लोग वहाँ से छोड़कर जाना नहीं बल्कि वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। लो कन्फ्लिक्ट एंड कस्टमर कंप्लेंट, और जो काम अच्छा हो रहा होगा उसमें आपको कभी भी कंप्लेन नहीं आएगी और आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड होगा। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आवर्स। आप जो भी काम करोगे, जितने घंटे भी काम करोगे, वो आपके लिए प्रोडक्टिव होगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी शो करेंगे इन शेप ऑफ प्रोडक्टिविटी। हाई रिलायंस एंड लो डिस्ट्रेस, आप पे डिप्रेशन किसी चीज़ का नहीं होगा, और आपको जो उनसे है लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिलाय करते हुए आप पर नज़र आएंगे। हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड न्यू बिजनेस रेफरेंस, आप पुराने बिजनेस में कस्टमर बढ़ा रहे होंगे और नए बिजनेस की तरफ जा रहे होंगे, आप नए प्रोजेक्ट्स को लगा रहे होंगे, ये इनकी निशानी होगी। देन मुझे बात करें, वो कहते हैं व्हाट डू यू हाई परफॉर्मेंस टीम लुक लाइक। इसके याद रखिएगा, हाई परफॉर्मेंस के 4 इंडिकेटर हैं उसकी सक्सेस के। वो 4 इंडिकेटर कौन कौन से हैं, वो कहते हैं जी द 4 की पॉइंट्स ऑफ द सक्सेस। सबसे पहले उनमें जो पहला की पॉइंट है
वो है डाइवर्सिटी एंड लीड बाय एग्जाम्पल। वो क्या है कि आप दूसरों से मुख्तलिफ होंगे और कुछ करके फिर लोगों से करने के लिए कहा जाएगा। अनअचीवेबल टास्क नहीं दिए जाएंगे। सपोर्ट ईच अदर वर्क लाइफ गोल। आप हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर कोई बंदा आगे निकल जाता है ना, तो वो ये नहीं होगा कि भाईजान मैं आगे निकल गया हूँ तो मुझे जो सा वो इससे क्या लेना देना है, वो दूसरे को भी साथ लेके चलेगा। थर्ड है दे हैव अ कॉमन विजन एंड क्लियर एक्शंस। उन सबको अपना विजन क्लियर होगा और सबका कोर्स ऑफ एक्शन भी क्लियर होगा कि भाई कल को हमने ये करना है, ये करना है, क्योंकि उन्होंने सबसे कट कर नहीं बात करनी। और फिर वो कहते हैं जी देयर इज़ क्लियर अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग सिस्टम। याद रखिएगा, अगर कोई कल को गलत काम करता है तो उसको भाईजान अपनी गलती को अकाउंटेबिलिटी शो करनी पड़ेगी, उसका एहतसाब ज़रूर होगा, उसको पकड़ा ज़रूर जाएगा कि भाई तुमने ये काम गलत क्यों किया और किस तरह से किया, और अगर नहीं सही परफॉर्म किया तो इसके बदले आपको लाइबिलिटी क्या होगी। ये 4 उसके की पॉइंट्स होंगे। इसमें याद रखिएगा, पहला की पॉइंट फिर दोबारा बोल दूं, दे हैव अ कॉमन विजन एंड क्लियर एक्शंस। वो कहते हैं जी विजन क्या है, विजन विदाउट एक्शन इज़ जस्ट अ ड्रीम। आप ख्वाब देखें मगर उस ख्वाब पे अमल ना करें, ठीक है ना, आपको कोई विजन बताए और उस विजन के ऊपर आपका अमल ना हो तो उस चीज़ को जस्ट ड्रीम माना जाएगा। एक्शन विदाउट रीजन विजन जस्ट पासिस एज टाइम। और अगर आपने विजन बना के उस पर अमल ना किया तो वो जस्ट टाइम का ज़िया होगा। फिर वो कहते हैं विजन विद एक्शन कैन चेंज द वर्ल्ड। आपने विजन दिया और विजन के बाद उस विजन पर अमल भी किया तो वर्ल्ड चेंज हो सकती है। जो 14 अगस्त 1947 को सारी दुनिया ने देखा, एक नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, वो जज्बा इस तरह से आता है। देन कहते हैं की पॉइंट में क्या है, द कॉमन विजन एंड क्लियर एक्शन में क्या है, क्वेश्चन है हाउ डू यू नाउ योर टीम इज अलाइंड अराउंड विजन और एक्शन। आप इसकी चीज़ को कैसे देख सकते हो कि आपने जो सोचा था कि आपकी टीम भी वैसा ही कर सकते हो। तो वो कहते हैं थिंक यू कैन डू 1 to 5 ईयर स्ट्रेटजी मैप। एक पाथ बनाओ और उस पाथ को लॉन्ग रन रखो। ऐसा मत करो कि रोज़ रोज़ अपने प्लान को चेंज करो। प्लानिंग के ऊपर जब तक अमल नहीं ना होगा और इन द लॉन्ग रन नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और वो कहता है जी इसको प्लान को डिवाइड करो, महीने बाद, 60 दिनों बाद या 90 दिनों बाद उसको रिव्यू ज़रूर करो। क्वार्टरली विजन एंड स्ट्रेटजी सेशन, हर 4 माह के बाद एक मीटिंग ज़रूर रखो जिसमें आप अपनी टीम को पूरी की पूरी विजन और स्ट्रेटजी दोबारा समझाओ, क्योंकि कुछ लोग टीम में बार बार चेंज होते रहते हैं। तो जो भी आपकी टीम का हिस्सा बने उसको जब तक आपकी स्ट्रेटजी का नहीं पता होगा, आपके विजन का नहीं पता होगा, तब तक वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। और फिर टीम चेक इन्स, टीम के अंदर ऐसे पॉइंट्स रखो जिस पे ऑटोमेटिकली लोअर का काम हायर वाला चेक भी करे और उसको काउंटेबल भी हो। जैसे जूनियर क्लर्क का काम सीनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क का काम सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र का काम असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर का मैनेजर ज़रूर चेक करो। देन वो कहते हैं इसका की पॉइंट 2 है, देयर इज़ अ क्लियर अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग सिस्टम। हर एक को पता होगा भाई हमने क्या करना है और अगर ना कर पाए तो कल को हमने किसको जवाबदेह होना। तो वो कहते हैं इसके लिए क्या है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। आपने कल को जो मेजर किया और अगर मेजर किया हुआ सही नहीं आया तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। इसके लिए वो कहता है जी अगली चीज़ कौन सी है, वो है क्वेश्चन, डू यू रेगुलरली मेजर द एंड रिपोर्ट एंड इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस मैट्रिसेस ऑफ योर टीम। याद रखिएगा, अगर मैं किसी चीज़ को मेजर ही ना करूं तो उसके ऊपर कल को मैं किस तरह से लोगों को कह सकता हूं कि भाईजान तुमने ये किया, ये किया, ये किया। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्लियर अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्शन प्लान्स। आपको पता हो कि भाईजान कल को अगर कोई बंदा परफॉर्म नहीं करता तो वो इस तरह से मैंने ट्रीट करना है, इस कानून के तहत मैंने ट्रीट करना है। मीटिंग रखो और मीटिंग को इफेक्टिव बनाओ। खाली लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ बातें करके चले ना जाएं, बल्कि उन बातों के ऊपर अमल भी करवाओ। सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम,
और याद रखो, ये ज़रूर देखो कि कोई दूसरा अगर मेरे साथ अटैच ना भी हो तो तब भी मैं जो काम कर रहा हूँ वो कल को अकाउंटेबल होगा। और रेगुलर पल्स मैट्रिक्स और इम्पोर्टेंट KPIs याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को बार बार रीचेक ज़रूर करते रहो कि भाईजान जो चीज़ मैंने सोची थी क्या वो वैसी ही हो रही है या नहीं हो रही। थर्ड इसका की पॉइंट है, वो कहते हैं जी द लेवरेज डाइवर्सिटी एंड लीड्स बाय। याद रखिएगा, डाइवर्सिटी कहते हैं कि अगर कल को अपना प्लान आपको चेंज करना पड़ जाए तो उसको डाइवर्सिटी कहा जाएगा। कहते हैं जी देयर आर मैनी पार्ट्स बट वन बॉडी, दे द आई कैन नॉट से टू हैंड I don't need you and the head can't say to the feet I don't need you। याद रखिएगा, जब आप किसी टीम का हिस्सा होंगे तो आप अपनी इम्पोर्टेंस खुद क्रिएट करें और लोगों को पता हो कि आपकी इम्पोर्टेंस किस सेक्टर में है। वो जैसे कहता है कि आंख कभी भी हाथ से नहीं कहेगी कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हाथ कभी भी दिमाग से ये नहीं कहेगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर एक पार्ट एज अ होल मिलकर टीम बनाता है और हर एक की अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है। वो कहते हैं लीड बाय एग्जांपल। पहले लोगों के लिए एग्जांपल छोड़ो, बाद में उनको कहो कि भाई ने इस पर अमल करके दिखाओ, मैंने भी तो किया है। तो वो कहते हैं बी द चेंज यू विश टू सी अदर्स। पहले खुद में तब्दीली लेकर आओ, बाद में किसी दूसरे में तब्दीली नज़र आएगी। अगर आप खुद झूठे हैं ना तो किसी झूठे को सच्चा नहीं बना सकते, आपको पहले खुद सच बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप कुछ खुद परफॉर्म कर रहे हो तो देन दूसरों से परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है, एक बॉस अगर खुद जो सा है वो करप्ट है तो वो किसी दूसरे को ये नहीं कह सकते कि भाई करप्शन छोड़ दो। इसके लिए वो कहते हैं जी क्या होना चाहिए डाइवर्सिटी में। क्वेश्चन है, इज़ द डाइवर्सिटी विद इन योर टीम और एडवांटेज ऑफ कोर्स। ठीक है, याद रखिएगा, क्या आपको चेंज करना है या अपने रास्ते को चेंज करना है, ये दो चीज़ें डाइवर्स होती हैं। और इसके लिए क्या करना है, टीम प्रोफाइलिंग। हर एक टीम के अंदर लोगों की पोजीशंस क्लियर होनी चाहिए। अबव एंड बिलो द लाइन, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा अबव द एवरेज है एंड बिलो द एवरेज है। और इन सारी चीज़ों को देखने वाला एक बंदा होना चाहिए जो कि मॉनिटर कर रहा होता है या मेंटरिंग कर रहा होता है, जो साथ साथ उनको ये बता रहा होता है कि किस तरह से परफॉर्म करना है और अगर वो परफॉर्मेंस वैसी ना हुई तो कैसे करना है। इसका सेकंड पार्ट है जिसको कहते हैं लीड बाय एग्जांपल। क्वेश्चन क्या है जी, डज योर टीम लीड बाय एग्जांपल और सिंपली मिरर द बिहेवियर ऑफ अदर। या तो किसी को आईना दिखा दो या उसको पहले करके दिखा दो, दोनों में क्या फ़र्क है। आप किसी दूसरे की एग्जांपल देते हो कि यार फलां ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रहा है, फलां ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, आप एग्जांपल दे रहे हो। और यहाँ उसको जो एक्चुअली वो परफॉर्म कर रहा है और जो एक्चुअली आपको चाहिए वो रिफ्लेक्ट करके दिखा दोगे। भाई जन मैंने तुमसे मांगे थे 100 यूनिट की सेल, तुमने मुझे दी है 80 यूनिट की सेल, वाई, ये उसको आपने मिरर दिखा दिया। इसके लिए क्या करना है जी, आपने ट्रेनिंग इन कम्युनिकेशन स्किल्स, उस बंदे को ये ज़रूर पता हो कि मैंने क्या करना है और कैसे करना है, उसको ट्रेन किया जाए। उसका अगर मैनेजमेंट के साथ कोई कन्फ्लिक्ट है ना, 99% ये वजह होती है कि मैनेजमेंट के साथ आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। आप कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट ये करवाना चाह रही है और मैं ये करना चाह रहा हूँ। और याद रखिएगा, कस्टमर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर कस्टमर ना हो, सेल नहीं होगी, सेल नहीं हुई तो प्रॉफिट नहीं होगी। तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि व्हाट विल बी द कस्टमर सर्विस चार्टर, कस्टमर को कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। उसके बाद फोर्थ और लास्ट इसका की पॉइंट है, वो कहते हैं आंसर एंड सपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल वर्क लाइफ गोल। आपको अवेयरनेस दी जाए, आपको सपोर्ट दी जाए, आप जो गोल अचीव करना चाह रहे हो अपने लिए, अपने वर्क के लिए। तो इसमें वो कहते हैं दे हु हैव अ वे वाई कैन इंड्योर एंड हाउ। वो कहते हैं जी मुझे कौन सी चीज़ चाहिए, क्यों चाहिए और कब चाहिए। ये सारी चीज़ों के जब आप आंसर देते हो तो ये अवेयरनेस है।
ठीक है ना। मैं पहले भी बता दूं कि मैंने बोला कि जो चीज़ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, जब तक उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में मुझे पता नहीं ना होगा, तब तक मैं वो काम परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर सकूँगा। वो कहता जी क्वेश्चन क्या है इसका, डज योर टीम अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर वर्क लाइफ गोल। क्या आप सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो या अपने टीम मेंबर को भी साथ लेकर चल रहे हो। आप अगर उससे ज़्यादा आगे हो तो क्या उसको अपने साथ ले जाने के लिए आपने कुछ किया। याद रखिएगा इसमें लाइफ लाइन प्रेजेंटेशन रखी जाए, हर एक बंदा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करे कि भाई मैंने क्या परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया और उसको परफॉर्म करते हुए मुझे किन चीज़ों का सामना करना पड़ा। सेकंड, वर्क लाइफ स्ट्रेटजी प्लान। आपको ये ज़रूर पता हो कि भाई मैंने जो पाथ चूज़ किया है उसके ऊपर किस तरह से अमल करना। पीयर मेंटरिंग एंड सपोर्ट, और जो आपको कोऑर्डिनेट करना चाह रहा हो, जो आपकी लीडरशिप है, वो हमेशा आपके साथ हो और आपको बताए कि भाईजान मैंने कौन सा काम करना है, कैसे करना है और कैसे उसको अच्छे तरीके से किया जा सकता है। कम्युनिकेशन स्टार्टर इन एवरी मीटिंग, और कम्युनिकेट किया जाए हर लेवल के ऊपर तमाम लोगों को कि भाईजान कोई मसला तो नहीं है, किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये हर मीटिंग में होना चाहिए। ये नहीं कि साल में एक दफ़ा आप उससे पूछो कि भाई तुम्हारी नीड क्या है, डिज़ायर क्या है और उसके लिए मुझे क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है। हर मीटिंग में पूछें कि भाईजान 4 माह पहले आपको बताया था, जैसे मैंने पीछे बोला कि क्वार्टरली आप उसके साथ मीटिंग करें, उसको मैनेज करें। इसी तरह आपने उसको कम्युनिकेट करना है कि भाईजान तुम्हारी जो मसला मसाइल है वो कहाँ पे है और कैसे है और उसको कैसे दूर किया जाए। अब सारी चीज़ों को देखकर आपने ये देखना है, जैसे की पॉइंट 1 है, की पॉइंट 2 है, की पॉइंट 3 है, 4 है, उसमें आप 4 उसको हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या आपने उसके ऊपर कोई काम किया। ये की पॉइंट्स 1 to 4 मैंने सारे डिफाइन किए, उन चारों को लिख कर आपको 4 चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि क्या न्यू परफॉर्मेंस है, लो परफॉर्मेंस है, मॉडरेट यानी कि एवरेज है या हाई परफॉर्मेंस है। आपने जिन जिन की पॉइंट्स को टिक किया हाई परफॉर्मेंस पे, याद रखिएगा वो जितने हाई होते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका बिजनेस वैसे वैसे हाई होता जाएगा। वो कहते जी हाउ द प्रोग्राम वर्क। अब याद रखिएगा जो आप स्ट्रेटजी बनाते हो उसको किस तरह से आप लोगों पे इम्प्लीमेंट करते हो। मैंने मेरे ख्याल से बोला था कि इसको 3 स्टेजेस में देखा जाता है। तो पहली स्टेज क्या है, एस्टेब्लिश द सॉलिड फाउंडेशन। पहले तो ये देखो कि एस्टेब्लिश बेसलाइन रेटिंग अगेंस्ट द 4 कीज पॉइंट। लास्ट जो डायग्राम थी उसके अंदर आपको पहले ये देखना है कि आप किस जगह पे खड़े हो, लो, नो, मॉडरेट या हाई पे। फिर उसके बाद डेवलप फॉरवर्ड स्ट्रेटजी, और जिस पॉइंट पे खड़े हो उस पॉइंट से आगे की तरफ जाना आपने। स्टेज 2 क्या होता है, ड्राइव रिजल्ट। वो कहते हैं टारगेट इंटरवेंशन एड्रेसिंग द 4 की पॉइंट्स। पहले लोगों को चारों के चारों पॉइंट समझाओ, की पॉइंट्स, और फिर उनको इंटेंसिव बिहेवियरल ट्रेनिंग, कोचिंग एंड परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड, और उनको मुसलसल ट्रेन किया जाए, कोच किया जाए। जहाँ पे उनको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे उनको मीटिंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे उनको इकट्ठा करके बताया जाए कि भाईजान ये किस तरह से आप बेटर कर सकते हो। और स्टेज 3 है कोच फॉर सस्टेनेबिलिटी। और याद रखिएगा उनको ये बताएं कि हम आपको जगह जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म के सेशंस, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे अगर आपको कोई भी चीज़ परफॉर्म करने में मसला आता है। और ऑन गोइंग मॉनिटरिंग, याद रखिएगा परफॉर्मेंस जब भी कोई दे रहा है उसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन करते रहना, ये अच्छा पॉइंट होता है। और जब ये सारे के सारे आप पॉइंट देख लोगे तो आप स्टेज 1, 2, 3 जैसे जैसे कंप्लीट करते जाओगे आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंक्रीज़ की तरफ जाएगी। ये सारे के सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर आपके ये सारे पॉइंट्स पूरे कर लिए जाएं तो आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी।
यहाँ पे हमारा जो सा है वो लेक्चर आज का एंड होता है, जो कि चैप्टर नंबर 11 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, जो एडीपी क्लासेस और मास्टर्स लेवल की क्लासेस और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। इसको देखकर अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ भी सकते हैं और इसके बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह जी, आज के लिए इतना। स्टे सेफ। अल्लाह ताला आपके हामी और नफ़्सर हो। अल्लाह हाफ़िज़।